अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मैं 3 मौज़ूआत पर बात करूंगा। पहला मौजू जनरल आसिम मुनीर की बलूचिस्तान हिकमत अमली के हवाले से है। दूसरे मौजू में हम गुफ्तगू करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इलेक्शन के हवाले से क्या हिकमत अमली है। इसी तरीके से तीसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे जनरल आसिम मुनीर आज़ाद कश्मीर के मामला को किस तरीके से हल कर रहे हैं। बात शुरू करते हैं डॉक्टर महरंग बलोच, बलोचिस्तान के अवाम की अजीम रहनुमा। पाकिस्तान की पूरी तारीख में पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक बलूचिस्तान के लोगों को सही मानों में अवामी सतह पर अगर कोई क़यादत मुयस्सर हुई तो वो बलोच यकजहती कमेटी की सरबराह डॉक्टर महरंग बलोच की सूरत में मिली। डॉक्टर महरंग बलोच ने एज अपोज टू जो एक आर्म्ड स्ट्रगल थी उससे हटकर उन्होंने ये फैसला किया एक नौजवान रहनुमा के तौर पर कि वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए बलोच अवाम के हकूक के लिए काम करेंगी। ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल थी पाकिस्तान की फ़ौज के लिए, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के लिए, क्योंकि इन इदारों का हमेशा से मतम नज़र या जो मकसद है वो ये रहा है कि किसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर एक कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल रहे। वजह सिर्फ एक है और वो हम सब जानते हैं कि किसी भी तरीके से बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं, जो कुदरती वसाइल हैं, उनको यूटिलाइज किया जा सके, उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, इस तरीके से कि वो इंफॉर्मेशन जो डाटा है उन डिपॉजिट्स के हवाले से, उनकी क्वांटिटीज़ के हवाले से, उनकी वैल्यू के हवाले से, उनके प्रीशियसनेस के हवाले से, वो वाला डाटा, वो मालूमात जो हैं वो ना तो बलोच अवाम तक पहुंच सकें और ना ही वो इस तरह की कोई कोशिश कर सकें कि वो इन वसाइल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकें। उनको एक कन्फ्लिक्ट के अंदर रखना, एक वार जोन के अंदर रखना, ये वाज़े तौर पे हमें नज़र आता है अगर हम पिछली 5 दहाइयों का बगौर मुतालिया करें कि ये पॉलिसी रही है पाकिस्तान की फ़ौज की। वहाँ पर पहले चीन के साथ मिलकर कुछ एक्सप्लॉयटेशन का मरहला आया, फिर कुछ दूसरे ममालिक की बड़ी बड़ी माइनिंग फर्म्स को लाया गया। कोई भी चीज़ जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी। पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों ने भी मुतअद्दिद मरतबा आवाज़ उठाई कि इतने बड़े डिपॉजिट्स को इस तरीके से मामूली सा शेयर लेकर बड़ी बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनियों को देना किसी भी तौर पे दनाई का फैसला नहीं होगा। बेहतरीन सूरत हाल यही है कि सूबे के अवाम को सबसे पहले तो अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने का मौका दिया जाए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कोई इलेक्शन करवाया जाए। जब वो इलेक्शन हो और सही मानों में अवामी नुमाइंदे सामने आएँ तो उनके साथ बैठकर एक इस तरह का हल निकाला जा सके कि इन जो भी वसाइल हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन इस तरह से हो कि उसका मैक्सिमम फ़ायदा आम बलोच लोगों को पहुंचे। लेकिन बलोच लोगों को फ़ायदा मिलना या पहुंचना तो दूर की बात, उनके ऊपर मज़ालिम का एक ऐसा सिलसिला जारी है पिछली 5 से ज़ायद दहाइयों से कि जिसके रुकने का कोई नाम ही नहीं आ रहा, कोई सिलसिला हमें नज़र ही नहीं आता कि किसी दिन ये मज़ालिम भी कम होंगे। बलूचिस्तान में उन लोगों को जो अपने हकूक़ की आवाज़ उठाते हैं, जो रियासत पाकिस्तान से अपना हक मांगते हैं, उनको पहले आइसोलेट किया जाता है, उनको पहले डराया धमकाया जाता है, उनके घरों पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां रेड करती हैं। अल्टीमेटली जब वो बाज नहीं आते तो उनको उठाकर गायब कर दिया जाता है और अकूबत खानों में कई कई साल रखा जाता है। कई लोगों को उठाते हुए मार दिया जाता है। बहुत सारे लोग उन्हीं अकूबत खानों में ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं और उनके बारे में उनके अहले खानों को, उनकी फैमिलीज़ को कभी कुछ पता नहीं लगता। ये सारे मौज़ूआत पाकिस्तान में बसने वाले ज़्यादातर लोगों, खुसूसी तौर पर पंजाब और पंजाब में भी खुसूसी तौर पर अपर पंजाब के पंजाबियों जो कि करोड़ों की तादाद में हैं, उनके लिए दिलचस्पी का बायस या अमर ही नहीं होते। उनके लिए पाकिस्तान बहुत अहम है, पाकिस्तान उनका बड़ा महबूब वतन है, लेकिन पाकिस्तान उनके लिए कहने की हद तक तो बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इन सब हिस्सों पर मुश्तमिल है। लेकिन दर हकीकत वो पाकिस्तान पंजाब की, अपर पंजाब की चंद डिस्ट्रिक्ट्स को ही पाकिस्तान समझते हैं। उसके अलावा ना तो वो बाकी इलाकों के लोगों को बराबर का शहरी समझते हैं और ना ही उन्हें किसी भी हवाले से कौमी मामलात के अंदर कोई डिसीजन मेकिंग की पावर देना चाहते हैं। ये चीज़ हम मुसलसल बगौर इस चीज़ का मुशाहिदा करते चले आ रहे हैं।
डॉक्टर महरंग बलोच ने एक ऐसी तहरीक खड़ी की कि जो डिवाइडेड ओपिनियन थी बलूचिस्तान के अंदर, या मुख्तलिफ पार्टियों को जो सपोर्ट मिलती थी, पूरी की पूरी बलोच अवाम जो है वो डॉक्टर महरंग बलोच की क़यादत में मुत्तहद हो गई। ये पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरी लम्हा था। इस चीज़ के ऊपर खुशी मनाई जानी चाहिए थी कि एक नौजवान लीडर मिला है आवाम को। नौजवान लीडर जो है वो खातून है, ये उससे बड़ी खुशी की बात थी। और सबसे अहम बात ये थी, पाकिस्तानियत वाली बात ये थी कि ये नौजवान खातून लीडर आइन और कानून की हदूद में रहते हुए अपने अवाम के हकूक़ हासिल करने के लिए एक जद्दोजहद करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो लोग जिनको मिसिंग पर्सन बनाया गया, कम अज़ कम उन लोगों की फैमिलीज़ को जो है वो इन्फॉर्म किया जाए कि उनके प्यारे कहाँ पे हैं, उनके प्यारों की डिटेल्स क्या हैं, उनके प्यारों को किन जराइम में उठाया गया हुआ है। रियासत मुख्तलिफ तरीके से डॉक्टर महरंग बलोच से डील करती रही, लेकिन मेरा चूँकि पहला मौजू आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिकमत अमली के हवाले से है। जब से जनरल आसिम मुनीर आए तो उन्होंने ये हिकमत अमली तब्दील की और बलोच यकजहती कमेटी के जो कायदीन हैं और जो उनके आम मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो उनकी टीम के मेंबर्स हैं, उनको हरासा करने और उनके खिलाफ एक अलहदा तरह से ही डील करने का सिलसिला शुरू हुआ। सख्तियों का एक नया दौर आया। शुरू में इब्तदा में तो डॉक्टर महरंग बलोच को गिरफ्तार नहीं किया गया। डॉक्टर महरंग बलोच 2023 में भी और फिर 2024 में भी इस्लामाबाद आईं। इस्लामाबाद आकर उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया। उनका पाकिस्तान के मीडिया के अंदर मौजूद जर्नलिस्टों, खवातीन जर्नलिस्ट और मर्द जर्नलिस्टों के जरिए उन तमाम बलोच लोगों का जो अपने हकूक़ मांगने के लिए प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बैठे थे, उनकी तौहीन की गई, उनका तमस्खुर उड़ाया गया। डॉक्टर महरंग बलोच से ऐसे ऐसे नाजेबा और घटिया सवालात किए गए जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमने देखा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप जियो और जंग ग्रुप, जंग अखबार के अंदर एक इंतहाई गलीज और घटिया खबर छापी गई जिसमें वाज़ेह तौर पर वाज़ेह अल्फाज इस्तेमाल करके डॉक्टर महरंग बलोच पे किरदार का इल्ज़ाम लगाया गया, यानी उनका कोई किसी लड़के के साथ कोई अफेयर चलवाया गया। ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि जंग ग्रुप जैसे इदारे से जिसकी पॉलिसी से इख्तलाफ भी किया जा सकता है, लेकिन ये इतना घटियापन किसी भी तौर पे रोज़नामा जंग से, दी न्यूज़ से या जियो से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। रोज़नामा जंग ने वो खबर छापी और आज के दिन तक वो खबर मौजूद है और वो खबर डॉक्टर महरंग बलोच के किरदार के ऊपर बराह रास्त हमला कर रही थी। ये खबर एक ऐसी खबर थी जिसने बलूचिस्तान का जो पाकिस्तान के साथ बुनियादी ताल्लुक और रिश्ता जो था उसके अंदर दरार डाल दी थी। इसका मतलब ये था कि हम तुम लोगों से इतनी नफरत करते हैं, हम पाकिस्तानी तुम बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को इतनी हकारत की निगाह से देखते हैं कि हम तुम्हारी औरतों के ऊपर, हम तुम्हारी खवातीन के ऊपर इतना घटिया और गलीज इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। जनरल आसिम मुनीर के दौर में ही ये हुआ और ये सिलसिला फिर बढ़ता चला गया। मैं ये सोच और माइंड सेट बताना चाहता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर जैसे लोग मुआशरे के अंदर किस तरह से उनके जहन जो हैं वो परवरिश पाते हैं। ये वो हरकत थी, ये वो गलाजत थी, ये वो गंदगी थी जो हमें कमर जवेद बाजवा के दौर में भी इस लेवल पे नज़र नहीं आई। लेकिन बहरहाल इस तरह की मुहिम भी चलाई गई जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद मीडिया के हिस्सों में, और फिर अल्टीमेटली 1 साल पहले जो पूरी क़यादत थी बलोच यकजहती कमेटी की, खुसूसन महरंग बलोच साहबा को, सिबगतुल्लाह साहब को, इनको गिरफ्तार किया गया, जेलों में डाला गया, उनके ऊपर केसेस चलाए गए। पूरे पाकिस्तान में जो लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखते हैं, बहुत ज़्यादा मामलात के साथ, खबरों के साथ इन टच रहते हैं, आप उनसे भी पूछ के देख लें, किसी एक बंदे को भी किसी एक केस का भी पता नहीं होगा कि आखिर डॉक्टर महरंग बलोच के खिलाफ केस क्या है। आप लोगों ने खबर सुन ली होगी कि आज एक अदालत के जरिए ISI ने खबर के मुताबिक सजा दिलवाई है इन दोनों अजीम रहनुमाओं को, डॉक्टर महरंग बलोच को और सिबगतुल्लाह साहब को, और ये उम्र कैद की सजा है। और आप हैरान होंगे ये बात सुनकर कि ये उम्र कैद की सजा उनको गवादर में होने वाले एक कत्ल के मुकदमे में सुनाई गई है। आपको यकीनन ये भी मालूम होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जो जेल में हैं, उनके ऊपर जो बहुत सारे केसेस हैं उनके अंदर भी कत्ल का केस है। और इस तरह एक कत्ल का केस नहीं, कई कत्ल के केस हैं। ये
जो लोग काबिज जब होते हैं, जब भी कोई फौज किसी कौम को अपना के ऊपर गालिब आती है, उसको महकूम बनाती है, तो उसका बर्ताव आम शहरियों, आम लोगों या लोगों के नुमाइंदों के साथ इस तरह से होता है। हम देखते चले आए हैं कि इससे पहले भी सियासतदानों के खिलाफ इसी तरह के घटिया और बेहुदा और बेबुनियाद केसेस बनाए गए। हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपनी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर मुसलसल बगैर किसी वक्फे के बहुत ही संगीन केसेस का सामना किया रियासत की तरफ से। जो मीडिया ट्रायल उनका किया गया इन तमाम सालों में, वो इसके अलावा है। हमने देखा कि किस तरीके से नून लीग के खिलाफ जो पनामा पेपर्स का मामला लाया गया और उसको किस तरीके से वो खड़ा किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे सियासतदानों के बहुत सारे मामला क्वेश्चनेबल हो सकते हैं जिनकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन हम सब लोग थोड़ी सी बददियानती का मुजाहरा करते हैं, और वो ये कि ये मानने से कतराते हैं कि बहरहाल फौजियों ने जो केस भी जब भी बनाए वो सब के सब झूठे बेबुनियाद थे, और मकसद सिर्फ बाजू मरोड़ना और बाजू मरोड़ के उन लोगों को अपने साथ किसी तरीके से मिलाना या फिर उनको हमेशा के लिए जेलों में डाल देना था। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन दिनों में से एक है, जब एक अवामी रहनुमा को, जब एक अवामी लीडर को, एक खातून रहनुमा को उम्र की कैद सुनाई गई है। इट्स अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और यकीनी तौर पर जो मैं आपको बताना चाह रहा था पॉलिसी, ये पॉलिसी वही है, ये बिल्कुल वही पॉलिसी है जो पाकिस्तान आर्मी के सरबराह जनरल अयूब खान ने 1960 की दहाई में अमेरिका को बताई थी कि किस तरीके से वो पाकिस्तान के एक हिस्से को पाकिस्तान से अलहदा करने चले जा रहे हैं। जो पिछले 3 सालों के वाकयात बलूचिस्तान के हवाले से अगर आप पढ़ें, इससे पहले भी मुजालम होते थे, लेकिन पिछले 3 सालों के अंदर हमें एक डायरेक्शन, एक बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन नजर आती है जनरल आसिम मुनीर की तरफ से कि वो बलूचिस्तान को और बलूचिस्तान के लोगों को इस तरह से फिक्स करना चाहते हैं, इस तरह से एनॉय करना चाहते हैं कि वो कभी पाकिस्तान का नाम लेने की भी कोशिश ना करें। उनके दिलों में नफरत और हकारत पाकिस्तान के खिलाफ इस हद तक भर जाए कि इसके अलावा कोई चारा ही ना रहे कि एक दफ़ा फिर इस मुल्क के ऊपर कोई बुरा या कड़ा वक्त आए। ये वो पॉलिसी है जनरल आसिम मुनीर की जो हर शख्स को बड़ी क्लियरली नज़र आ रही थी। और आज के दिन एक बड़ा अहम मरहला उसमें आया जब खुलकर बलूचिस्तान अवाम की हर दिल अजीज और मकबूल रहनुमा, वो रहनुमा जो बलूचिस्तान के किसी एक शहर में भी जाए तो पूरे का पूरा शहर उमड़ कर बाहर आ जाता है। पाकिस्तान में ऐसी मकबूलियत शायद ही किसी सियासी रहनुमा को मिली हो जो कि डॉक्टर माहरान बलोच के नसीब में बलूचिस्तान में आई, और उन्होंने बलोच अवाम को, जिनका एक बड़ा हिस्सा मिलिटेंसी की तरफ जो है वो राग़िब हो रहा था, उन्होंने एक उम्मीद दिलाई कि हम एक पुरअमन जद्दोजहद के ज़रिए भी अपने हकूक़ की मुहिम चला सकते हैं, अपने हकूक़ हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये वो नुक्ता था जो GHQ की कोर कमांडर्स की मेज़ के दोनों तरफ बैठे जर्नलों को चुभता था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मिलिटेंसी ही होनी चाहिए, ताकि हम अपनी एग्जिस्टेंस का भी एक जवाज़ रखें और इन लोगों को इनके हकूक़ से भी महरूम किए रखें। ये बहुत ही अलमनाक, बहुत ही अफसोसनाक, और इससे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के लिए बात करने वाले लोग, पाकिस्तान में मीडिया के लोग, पाकिस्तान के सियासतदान इस सारे मौजू से बिल्कुल मावरा हैं, बिल्कुल लाताल्लुक हैं। वो बोलने की जुर्रत नहीं रखते और उनको ये नहीं पता कि ये बिल्कुल वही हालात हैं जो कि 1971 से चंद साल पहले के हालात थे। उस वक्त भी फ़ौज गासिब थी और अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रही थी, और वो करती चली गई, उनके हाथ नहीं रोके गए, और फिर जो अलमिया हुआ वो हमने देखा, वो हमारी आंखों के सामने था। नाज़रीन, अगले मौजू की तरफ चलते हैं, और ये मौजू है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जनरल आसिम मुनीर की क्या हिकमत अमली है। जनरल आसिम मुनीर या पाकिस्तानी फ़ौज का कोई भी जनरल, कोई भी आर्मी चीफ हमेशा से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बहुत सेंसिटिव होता है। फ़ौज की ये पॉलिसी है कि ये दोनों हसास इलाके हैं, इनके ऊपर
कंप्लीट कंट्रोल रखना है। यहाँ पे लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक नहीं देने, इन लोगों को उस वक्त तक आज़ादी देनी है जब तक ये रियासत के हवाले से कोई नाकिदाना बात ना करें, कोई तनकीद ना करें, अपनी अपनी ज़िंदगी जीते रहें तो ठीक है। लेकिन अगर ये कोई हकूक मामूल की बात करेंगे, बराबरी की बात करेंगे, बुनियादी वसाइल की फराहमी की बात करेंगे, तो फिर इनको फिक्स कर देना है, फिर इनका हशर नशर कर देना है। अब सूरत हाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जब हालिया इलेक्शंस हुए तो इलेक्शन से पहले भी वो सहाफ़ी भी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाकिद हैं, उन्होंने भी अपने तमाम मुशाहिदात में और अपने तबसरों में यही बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे मजबूत जमात है। और हमने देखा कि जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के दिन जो नताइज आए उसमें भी हमें बड़ा वाज़ेह तौर पर पता लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 12 नशिस्तें जीत गई है 24 के अंदर, और ये एक हाफ मार्क था। और साफ ज़ाहिर है कि जो भी इंडिपेंडेंट लोग इलेक्ट होते हैं उनको साथ मिलाकर वो बआसानी जो है एक सिंगल मेजॉरिटी पार्टी की सूरत में हुकूमत बना सकते थे। ये था फैसला गिलगित बल्तिस्तान की अवाम का, लेकिन अवाम का फैसला मानने का रवाज पाकिस्तान में नहीं है। शायद थोड़ा सा पीपल्स पार्टी वालों ने भी ज़्यादा नारे मारे कि जी हम जीत गए और अवाम के ज़ोर पे जीते हैं। जब भी कोई ये बात करे कि हम अवाम का वोट लेके आए हैं, अवाम के सर पे आए हैं, अवाम ने हमें मुंतखब किया है फिक्रा बड़ा जो है ना आप कह लें कि बहुत ही मुश्किल और बहुत ही अंदर तक जाके लगता है फौजी जर्नलों को। और फिर सबक सिखाने का फैसला हुआ, फिर एक मरतबा फिर से फार्म 47 का जो है वो रूल लाने का फैसला किया गया, इक़्तिदार 47 के ज़रिए लाने का फैसला किया गया, या एटलीस्ट इक़्तिदार को कंट्रोल करने का फैसला किया गया। और ये फैसला कैसे हुआ कि जो 12 नताइज जिनका ऐलान हुआ था उनमें से 3 नताइज रोक लिए गए। आप जानते हैं कि जो बराह रास्त नशिस्तें होती है, अगर आप नहीं भी जानते थे तो 2024 के इलेक्शन के बाद से जानते हैं कि जो मखसूस जो आप बराह रास्त नशिस्तें जीत कर आते हैं उसके मुताबिक आपको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। खैर उसके मुताबिक तो नहीं मिलती, मतलब जितनी फौज चाहे उसके मुताबिक मिलती हैं, जिनको नहीं देनी होती उनको वो नहीं देते, कोई ना कोई बहाना बना के वो कर लेते हैं। लेकिन आइन में ये लिखा हुआ है और गिलगित बल्तिस्तान के मामले में भी ऐसे ही है कि जितनी सीटें आप जीत के आते हैं उसके तनासुब से आपको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। अब सावधान पीपल पार्टी को 4 नशिस्तें वो भी मिलनी थी ताकि जो पूरी असम्बली होती उसके अंदर उनकी मेजॉरिटी बरकरार रहती। लेकिन पहले और अब ये वो स्टेज है जहाँ पे जो नून लीग है वो बमुश्किल 3 सीटों से जितवाया गया, और ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा था कि एक आध सीट के अलावा बाकी उनको फैसिलिटेशन दी गई है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि नून लीग से हैं वो ये ऐलान भी कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाएगा। अब पीपल्स पार्टी के लोगों के नारे और फतह का ऐलान जो है और ये कहना कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मलकियती हकूक देंगे, ये पहले दिन से फौजी जर्नलों को की आंखों में खटक रहा था, क्योंकि मलकियती हकूक सिर्फ फौजी जर्नलों के हो सकते हैं पाकिस्तान में और किसी के नहीं हो सकते। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, बिल्कुल भूल जाए वो इस चीज़ को। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी के 3 कामयाबी के नोटिफिकेशन रोके गए। अब जब रोके गए तो उनकी नशिस्तें 12 से आ गई 9 पे। अब जब वो 9 पे आ गई तो उनको जो मखसूस नशिस्तें मिलनी थी वो भी ज़्यादा उनको फिर कम मिली, 3 मिली। अब वो जो पहले 12 पे थे वो मखसूस नशिस्तों के साथ 16 पे जाने की बजाय 4 नशिस्तें कम होकर 12 पे आ गए। नून लीग को 3 नशिस्तों से जितवा दिया गया मजीद, और उनकी सीटें कर दी गई 6। और उसके बाद जो 4 लोग इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे, ISI ने वहां पर जाकर उन लोगों को फौरी तौर पर तहवील में लिया, और एक घटिया किरदार जो लाहौर में अलीम खान, जिन्होंने हजारों पाकिस्तानियों से फ्रॉड करके ज़मीनें हथियाई और धोखेबाजी के साथ ज़मीनें अपनी किसी कंपनी के नाम कराई, उस कंपनी ने दूसरी कंपनी को बेची, दूसरी कंपनी ने तीसरी कंपनी को बेची, तीसरी कंपनी से DHA ने खरीद ली। DHA से आप समझ गए होंगे। तो ये इस तरीके से फ्रॉड करके उन्होंने अपना एक नाम बनाया, पैसा बनाया, और फिर वो पैसे के जरिए ही सियासत में आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वगैरह में शामिल हुए, और बाकी सारी तारीख आपके सामने है। अलीम खान की पार्टी को, जिनका उस इलाके से कोई ताल्लुक नहीं है, उन 4 उम्मीदवारों को उस पार्टी में IPP या जो भी उसका नाम है उसमें शामिल कर दिया गया। अब जब 4 सीटें मिली उनको, तो उनको 2 मखसूस नशिस्तें भी पता नहीं किस तरीके से दे दी गई। जब उनको 2 दे दी गई तो अब उनकी 6 हो गई। अब आप ये देखें कि नून लीग की पहले से 6 हैं
اور یہ والی اگر 6 ان کے ساتھ مل جائیں تو ان کی 12 ہوتی ہیں، اور اس طرح باقی ایک آدھ بندے کو ملا کے وہ حکومت بلانے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ اگرچہ اب بھی پیپلز پارٹی کے نمبر زیادہ ہیں، لیکن وہ آسانی سے حکومت تب ہی بنا سکیں گے اگر وہ آئی پی پی کے لوگوں کو ساتھ ملائیں، جو کہ وہ ملا لیں گے، لگتا ہے ایسے ہے۔ لیکن مقصد کیا تھا کہ اپنا جو کنٹرول ہے گلگت بلتستان کے عوام کے گلے پہ، اس کو برقرار رکھا جائے کہ کبھی پیپل پارٹی انڈیپینڈنٹ شمپینڈنٹ بننے کی کوشش کرے تو ان کے پاس یہ والا ان کے پاس معاملہ نہ ہو، اور ان کو پتہ ہو کہ جس دن بھی انہوں نے اپنی آزادی سے کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کی یا گلگت بلتستان کے عوام کی مرضی کے مطابق کچھ کرنے کی کوشش کی تو پاکستانی فوج اور ISI ان کا گلا دبا دے گی۔ تو یہ تھی گلگت بلتستان کے حوالے سے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی حکمت عملی۔ اب ہم چلتے ہیں جنرل عاصم منیر کی آزاد کشمیر کے حوالے سے حکمت عملی پہ۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جو پرامن ترین علاقہ وہ آزاد کشمیر کا، اور بہترین لوگ جن کو ہمیشہ سے ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا، یہاں تک کہ ہمسایہ ملک بھارت کے اندر جو فیسلٹیز کسی بھی حوالے سے جو فائدے حاصل کیے گئے کشمیر کے حوالے سے، اس کے ایورس ان لوگوں سے وعدے کیے گئے اور پھر اس وعدے کے مطابق ان لوگوں کو ڈیلیور کیا گیا۔ ان کو اگر بجلی مفت یا ارزاں نرخوں پہ دینی تھی تو جو بھارت کے زیر تسلط کشمیر ہے، دیکھیں اتنا خیال کیا بھارت نے، ان کو ہر طرح کی وہ فیسیلیٹیشن دی گئی، پاکستان میں کبھی نہیں دی گئی۔ آپ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں جو صحافی آپ کو بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ آزاد کشمیر میں بجلی سستی ہے، یہ فوج کی زبان بول رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، پوری پاکستانی تاریخ میں نہیں دی گئی۔ اب جب احتجاج شروع ہوا پچھلے سال تو پھر دیا، پھر بھی اس کے یونٹ کے پیسے ہیں، یعنی کہ پوری تاریخ میں جب ان کو اپنے فری دینا تھا آپ ان سے پیسے لے رہے تھے باقی پورے ملک کے برابر، جو کہ بالکل ناجائز بات تھی کیونکہ یہ ان کا استحقاق بنتا تھا، وہ اس they were the sons of the soil۔ اب اسی طریقے سے ان کو باقی تمام جو بنیادی ضروریات تھیں ہر طرح سے ان کو نشانہ بنایا جاتا تھا، بنیادی حقوق سے محروم تھے، یہاں تک کہ ان کے جو ہائی کورٹ ہوتی تھی یا سپریم کورٹ ہوتی تھی اس کے اندر بھی اپنے پالتو لوگوں کو جج بنایا جاتا تھا اور پھر ان کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے کشمیر کے اندر، اس کے اندر 12 نشستیں مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کے نام رکھ کے، جو کہ پنجاب میں زیادہ تر پنجاب میں اور باقی علاقوں میں پاکستان میں سیٹل ہیں، وہاں پہ اپنی مرضی کے بندے لا کے ان کو وہاں پہ ISI کا جو نمبر گیم ہے وہی 12 سے سٹارٹ ہوتا تھا، اور وہاں پہ لوکل جو لوگ ہیں جو کشمیر کے اندر رہتے ہیں ان کو حق نمائندگی ہی نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے یہ نمائندہ سامنے رکھا، انہوں نے اس کے اوپر بات چیت شروع کی، وہ بات چیت کے مرحلے میں تھے، چونکہ ان کی دلیل وزنی تھی تو پھر دوسری طرف طاقت تھی، اور وہاں پہ جنرل عاصم منیر کی پالیسی یہ آئی کہ ان کو کرش کر دیا جائے، اور کشمیریوں کو کرش کر کے انٹرنیٹ بند کر کے خبر کشمیر سے باہر آنے کا سلسلہ روک کے جو فوج چاہتی ہے وہ کیا جائے۔ کیا جنرل عاصم منیر کی کشمیر پالیسی کامیاب ہوگی یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ اگر کبھی کشمیر کے حوالے سے کوئی ایسی بات تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے تو یہ بات مبارک ہو پاکستانی قوم کو، جنرل عاصم منیر کی قیادت نے یہ چیز کلیئر کر دی آزاد کشمیر کے ان تمام لوگوں کے دلوں میں بھی ذہنوں میں بھی جو کہ پاکستان سے ایک لگاؤ رکھتے تھے کہ اگر تعلق ہے بھی صحیح تو وہ ایک علیحدہ اینٹی کے طور پہ ہے۔ وہ کبھی بھی جنرل عاصم منیر کی اس طرح کے آپریشن جس میں 20 لوگوں کو اب تک مار دیا گیا ہے کبھی بھی پاکستان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ وہ اپنی آزاد حیثیت مزید بہتر انداز میں رکھنا چاہیں گے۔ تو یہ پالیسی تھی گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ اب کیا نتائج آئیں گے وہ آپ دیکھیے گا، کشمیر کا میں نے آپ کو بتا دیا، بلوچستان کا بتا دیا، خیبر پختونخوا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن آپ کو ناظرین خوش ہونا چاہیے کہ اپر پنجاب کے تمام ضلعوں میں امن اور سکون ہے۔ ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔